फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। जब भी जयंती मनाएं तो एक प्रश्न अपने आप से पूछें, कहीं कारवां पीछे तो नहीं जा रहा। मैं जब जब ये सवाल खुद से करता हूं, जब जब जय भीम बोलता हूं, जब जब बाबा साहब का नाम अपने जबान पर लेता हूं, अचानक से धक्का से लगता है कि ये तो सपनों का भारत बाबा साहब के नहीं बन रहा। और कैसे नहीं बन रहा है? अभी हम लोग गाड़ी में आते समय उसका जिक्र कर रहे थे कि जिस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की, फिर जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाया, उस विश्वविद्यालय में एक डिग्री कॉलेज में एक प्रिंसिपल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रिंसिपल सीमेंट से जो उसकी दीवारें पक्की हैं उसके ऊपर गोबर लीप रही थी कि अब विश्वविद्यालय में ज्ञान तभी मिलेगा जब गोबर से हमारा कैंपस रंगा होगा। मैं देख रहा हूं कि देश के हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने गोबर का ढेर रखा जा रहा है, जो आज की पीढ़ी को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पुरखे कम पढ़े लिखे रहे होंगे, बिखरे हुए रहे होंगे, कमजोर रहे होंगे, लेकिन इतने मूर्ख कभी नहीं थे कि उन्हें पता न हो कि गोबर खाने वाली चीज है या खेत में डाल करके हलवा पैदा करके हलवा खाने वाली चीज होती है। और आज हमारे देश को ऐसा बनाया जा रहा है कि इनडायरेक्टली आपको यह समझाया जा रहा है कि गोबर खाओ। बाबा साहब ऐसा देश नहीं बनाना चाहते थे, वो वैज्ञानिक चेतना वाला देश बनाना चाहते थे। इसलिए अपने नारे में सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा एजुकेट। तो कौन सी एजुकेशन देने की बात उन्होंने कही थी? ये वाली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आइडिया ऑफ इंडिया की हिस्ट्री को हमें अगली जनरेशन तक बताना है कि कबीर कौन थे, तथागत बुद्ध को अपना पहला गुरु बाबा साहब ने क्यों माना? क्योंकि बुद्ध ने वो रास्ता बनाया था। अपना दूसरा गुरु बाबा साहब ने संत कबीर को माना। तो कौन थे संत कबीर? और आज से 700 साल पहले कैसा भारत बनाना चाहते थे? आज की पीढ़ी से पूछ लीजिए, उसे पता ही नहीं होगा, उसे नहीं पता होगा। जिसके सिलेबस में कबीर लगे होंगे वही कबीर को पढ़ता होगा, बाकी सब भूल गए कबीर को। और कबीर को यह बात पता थी कि एक दिन दुनिया ऐसी भूल जाएगी, फिर भी अपने हिस्से का काम करके चले गए। संतों मानुष तन बौराना, और उसी के पैरेलल लिख रहे हैं संतों ऐसा जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे और झूठ है जगपति आना। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप सम्मानित किए जाओगे, बड़ी बड़ी कुर्सी पर बिठाए जाओगे, चुनाव भी जीत जाओगे, और सबसे बड़े कुर्सी पर भी बैठ जाओगे, और सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके सबसे बड़ा झूठ बोल दोगे, और तब भी आप अवतारी हो जाओगे। आपको कोई नहीं कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं। इस सलीके से मैं एतबार न करता तो और क्या करता। 15 लाख आया क्या? और उस पर कहना ठीक नहीं है। इन्होंने, राम टेके जी ने इशारा कर ही दिया है कि अगर मैं दिल्ली में कोई पार्टी बनाऊं तो उसका पहला कैडर यहां ब्रह्मपुरी में भी मिल ही जाएगा। इतना हम लोग नई नई चीजें बनाते रहते हैं। खैर, झूठ के दौर में हम सच को याद करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं, और सच के जो नायक हैं, उस सच के नायक में कबीर सबसे बड़ा नाम है कि सच कहने की हिम्मत दिखाई। उस समय भी आसान नहीं था साहब, जैसे आज भी आसान नहीं है। आज आप सच कह दीजिए तो नरेंद्र दाभोलकर की गति को प्राप्त हो सकते हैं, गोविंद पंसारे बन सकते हैं, कलबुर्गी बन सकते हैं, गौरी लंकेश बन सकते हैं, सिद्दीक कप्पन की तरह एक पत्रकार जो केरल से चलकर हाथरस में एक दलित बेटी को जो जला दिया गया, उसका हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, उसके बाद उसे जबरदस्ती कर दिया गया, वो रिपोर्टिंग करने वहां जा रहा था और पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। यह है सच बोलने की हिम्मत करने का आज का समय। हम सच बोले तो यूनिवर्सिटी से बाहर, अब यूनिवर्सिटी में कौन? जो गोबर लिप रहा होगा। भाई ऐसी नौकरी हमको न चाहिए जिसमें आने वाली पीढ़ी के बच्चे कल को मुझसे पूछें कि प्रोफेसर सर, ये गोबर केवल कैंपस में लीपना है कि अपने घर में भी जाकर लीपना है? मैं क्या जवाब दूंगा कि गोबर से विज्ञान जुड़ता है, और गोबर तो वैसे वहां भी पैदा होता होगा जहां जहां जानवर हैं।
तो अमेरिका वाले तो गोबर का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर रहे जैसे हमारे यहां वाले कर रहे हैं। और अमेरिका क्या कर रहा है? रॉकेट बना रहा है। एलन मस्क का, जो नई जनरेशन के लोग होंगे वो जानते होंगे, एक वैज्ञानिक बना रहा है कि रॉकेट जहां से प्रक्षेपास्त्र किया जाएगा वो अपना मिशन पूरा करके वापस वहां आ जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं, बिजली से गाड़ियां चलेंगी, ड्राइवर की जरूरत भी नहीं होगी, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, अपने आप गाड़ी चलेगी। और हमारे यहां एट द सेम टाइम, गूगल करके यहीं पढ़िएगा, एक व्यक्ति टीवी स्टूडियो पे बैठ करके मंत्र फूंक करके नारियल को हवा में उड़ा रहा था। आफू ऐसे करके वो नारियल हवा में उड़ गया। हमारे यहां पाखंड फैला रहे हैं सब। जिस समय इस देश में सबको दवा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में, अगर आप बीमार हो गए और आपकी जेब में पैसा नहीं है तो छोटी सी बीमारी से भी जान हाथ से जा सकती है। अगर आप अमीर हैं तो कोई बात नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लीजिए, किडनी लगवा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और पैसा है तो विदेश में जाकर आप अपना इलाज करवा लीजिए। गरीब हैं तो क्या होगा साहब? सरकारी अस्पताल में दवाई मिल रही है क्या? पता नहीं आपके यहां क्या स्थिति है, हमारे यहां तो बहुत बुरी स्थिति है। शिक्षा सरकारी अस्पतालों में, सरकारी जगहों पर मिल रही है क्या सबको? गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या? अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते, क्योंकि शिक्षा महंगी हो गई है। और शिक्षा महंगी हो गई तो सबसे पहले उनके हाथों से दूर होगी जो सबसे बाद में शिक्षा पाना शुरू किए थे। इसलिए कोई कबीर को नहीं जानता। कबीर को जानेगा तो अंधविश्वास के ऊपर सवाल करेगा कि मुर्दा नाग को हर कोई पूजे, पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। आज ऐसी बात कह दे तो क्या होगा, बाकी राम टिकी साहब जाने। मैं तो तर्क की बात कर रहा हूं, हालांकि मुश्किल है सर ये सब बात करना। लेकिन अब हम कबीर की बात ना करें क्या? कबीर ने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की थी कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हुई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और ऐसा देश बनाने के लिए हम कबीर को याद करेंगे, जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना दूसरा गुरु मानते थे, संत कबीर। और संत कबीर अगर आज होते तो देखते कि ऐसा भारत बनाने के लिए हम क्या सोचते थे। उस रिले मशाल को कबीर ने किसी रविदास को पकड़ाया होगा। जस केतन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। कोई संत गुरु रविदास पैदा हुआ, वो संत रविदास का ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। सोचिए क्या दर्शन था भाई हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। और ये है वो ज्ञान की मशाल, उसमें चिंगारी डाल रहा है, उसमें रोशनी डाल रहा है। छोट बड़ो सब संबस है। और आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा है। पता है, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जानते होंगे। 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज भी सरकार से लेते हैं, तब उनके घर में चूल्हा जल रहा है। इंटरनेशनल इनइक्वालिटी इंडेक्स, वो इंडेक्स बता रहा है कि इस देश के 90% पॉपुलेशन के पास 10% भी रिसोर्स नहीं है, और 10% पॉपुलेशन के पास 90% रिसोर्स कैप्चर्ड है। 1% पॉपुलेशन 40.5% रिसोर्स को एक्यूपाइड किए हुए है। देश के 100 अरबपतियों में एक भी अरबपति 90% पॉपुलेशन का नहीं है। देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिछले 10 साल में जितने जस्टिस बने हैं उसमें 18% 10% पॉपुलेशन के हैं, और जो 90% पॉपुलेशन है उसके कितने जुडिशरी में लोग गए? 10%।
क्या इक्वलिटी है क्या? मैं 2018 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर, हम लोग तो काम चलाऊ थे उस समय, जानते थे कि नौकरी तो भाई, हम तो आजमगढ़ के रहने वाले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे तो यूनिवर्सिटी टॉप किया। मैं तो अपने टॉपर, अपने 32 डिग्री वाले महानायक की बात करने आया हूं। जब वो पढ़ के लौटे थे तो जितनी डिग्रियां लेकर लौटे थे, आज भी ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे इतने पढ़े लिखे, और जितनी डिग्री लेके लौटे थे सारी ओरिजिनल डिग्री थी, एक भी फर्जी डिग्री लेकर नहीं आए थे। आजकल तो पता ही नहीं किसका क्या है क्या नहीं। और बाबा साहब क्या एजुकेटेड पर्सन, शिक्षा की अहमियत को समझने वाला पर्सन। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब यूनिवर्सिटी के टॉपर बने हम अपने बैच के, हमें कलम और किताब ने बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि जब नौकरी पानी हो तो गुलामी करने लगना, झूठ बोलने लगना, डर जाना, जय भीम मत बोलना ताकि किसी को पता न चल जाए अंबेडकरवादी है, नौकरी नहीं मिलेगी। अंबेडकर जयंती बनाना नहीं, संविधान की बात करना नहीं, अगर कहीं गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ बोलना नहीं, क्योंकि नौकरी न चली जाए, बिजनेस न खराब हो जाए। यही सोचे होते तो अंबेडकर भी अंबेडकर नहीं बन पाए होते। यही सोचे होते तो महात्मा फूले तो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे बहुत बड़ी, पुराने लोग जानते होंगे, और सारी कंपनी सारा बिजनेस छोड़ करके स्कूल खोलने का बिजनेस शुरू कर दिया जिसमें मुनाफा नहीं था। स्कूल खोलने की सजा यह मिली। सोचिए ना, कबीर से वो रोशनी मशाल की कोई रविदास के पास जा रही है, कोई संत घासीदास लिख रहा है मनखे मनखे एक समाना, वो छत्तीसगढ़ में लिख रहे हैं। संत रविदास कहां लिख रहे हैं? काशी में। तो उस समय कोई नारायण गुरु केरल में लिख रहे हैं, बसवन्ना चोखा मेला अय्यंकाली दक्षिण भारत में। और उस समय उस पूरी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ा रहे, कोई नामदेव, कोई ज्ञानदेव, कोई तुकाराम, और उन सब की मशाल से एक एक रोशनी आगे जलती चली गई तो कोई ज्योतिबा फूले बनता है। और महात्मा फूले, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना तीसरा गुरु मानते थे। बाबा साहब ने कैसे पूरी विरासत को समझा था, इसलिए मैं ये बात अपनी बात यहां जोड़ रहा हूं। महात्मा फूले कौन थे? स्कूल पढ़ने गए और बच्चे थे छोटे से, तब भी जो आता था उससे तर्क करते थे। ये एक किताब जहां से छपी हुई है, महाराष्ट्र सरकार ने इसे पब्लिश किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे, फॉर महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले डेथ से सेलिब्रेशन कमेटी जो बनी हुई थी, 100 साल पूरे हो रहे थे, पब्लिश किया, सरकार ने पब्लिश किया। और जीवनी पढ़िएगा महात्मा फूले की। शुरू में उनको एक बार स्कूल छुड़वा दिया लोगों ने, पिता को भड़का के, कि यार तुम्हारा बच्चा लगता है कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि जब हम घर में आते हैं, हम कोई भी धर्म की बात करते हैं, ये तो हमसे गलत सवाल पूछता है। एक फिल्म बनी अभी, हमारे वो शायद उपाध्यक्ष महोदय दिखा रहे थे अभी, कि जब से आपका नाम आया है, ग्रुप में चर्चा हो रही है कि इनको बुलाया है, तो हमने अभी परसों नरसों ही एक जगह पे एक भाषण में ये बोला कि एक फिल्म बनी है, अब तो सब भगवान भरोसे, वो यूट्यूब पर मिल जाएगी, देखिएगा उसको। तो स्कूल में बच्चे हैं, एक हेडमास्टर गया है और वो पढ़ा रहा है कि हम आज जरा चेक करने आए कि आप लोग ठीक रास्ते पे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। तो बच्चे से पूछता है, बताओ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इसके बारे में क्या जानते हो? तो एक बच्चा कहता है कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। तब तक दूसरा बच्चा बोल देता है, ये झूठ बोल रहा है सर, जब पृथ्वी किसी के फन पर टिकी है तो वो घूमेगी कैसे? और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। अब तो सब भगवान भरोसे, यूट्यूब पर सर्च करिएगा मिल जाएगी। तो इसे सेंसर बोर्ड भारत सरकार ने जो बनाया है उसी ने पब्लिश करवाया है। इसलिए भाई मैं बच के बोल रहा हूं, उसके बाद भी मुकदमा हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि समय जमाना बड़ा खराब है। अगर आज फूले होते, आज कबीर होते, आज बुद्ध होते, आज बाबा साहब होते, कहां होते ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारे एक सज्जन आते समय कह रहे थे, आप उसी यूपी से हैं जहां बुलडोजर खूब चलता है। मैंने कहा बधाई हो, अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी आ गया है, नागपुर तक पहुंच गया कि नहीं बुलडोजर। तो बारी बारी नंबर सबका आएगा भाई, बस इंतजार कर ले। कल को मुसलमान मारा जा रहा था तो लगा हमारे घर पे आंच नहीं आएगी। अब दलित पिछड़ा आरक्षण कहां है?
और यही मैंने सवाल पूछा था 2018 में आरटीआई लगा करके, देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज में व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, जिसकी लड़ाई बाबा साहब लड़के गए। तो बाबा साहब तो ये सवाल पूछने 2018 में तो लौट के आएंगे नहीं, 2025 के भारत से सवाल पूछने तो बाबा साहब आएंगे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बने हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के, जरा पता हो तो बताइए। 99% पॉपुलेशन के लोग कहां पर हैं? जज नहीं है, एक भी ट्राइब जज नहीं है, एक या दो दलित जज बने, एक दो तीन ओबीसी जज बने, और मेजॉरिटी किसकी है? जिसकी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी नहीं है लेकिन देश चलाने में मेजॉरिटी उनकी है। क्या यही है बाबा साहब के सपनों का भारत?